स्टूडेंट, आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेंगे एरिस्टोटल व्यू ऑन रिवोल्यूशन, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। ओके, अरस्तु ने क्रांति के बारे में भी अपने विचार जो है वह व्यक्त किए थे। उस समय यूनान के नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता थी उनके राज्यों का जो स्वरूप था और संविधानों में परिवर्तन होता रहता था। यानी कि राज्यों के अंदर जो नगर राज्य थे उनके अंदर चेंजेस होता रहता था और संविधान के अंदर भी चेंजेस होता रहता था। कहने का मतलब ये है कि यूनान का में लोगों का राजनीतिक जीवन जो था वह अस्थिर था और उस समय यूनान में कई छोटी बड़ी क्रांतियाँ होती रहती थी। तो अरस्तु ने इस राजनीतिक अस्थिरता के कई परिणाम देखे और इन अस्थिरता को दूर करने के लिए उसने उपाय भी खोजे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में क्रांति होती क्या है। तो क्रांति का अर्थ होता है कि एक सिस्टम को बदलकर हम उसके स्थान पर कोई नया सिस्टम स्थापित करें तो वो होती है क्रांति। यानी कि पहले से कोई चली आ रही व्यवस्था है उसको चेंज करके हमें कोई दूसरी व्यवस्था स्थापित करते हैं तो वो क्या होता है, क्रांति होती है। जबकि सुधार क्या होता है, रिफॉर्म क्या होता है, जब हम एक व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि कोई सिस्टम चला आ रहा है, जैसे अपन समझते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या कमियां हैं उसको जो है वह दूर करना और उसकी समस्याओं का समाधान करना, वो क्या है, सुधार है। तो क्रांति और सुधार में एक कॉमन चीज़ होती है, चेंजेस। क्रांति में के कारण भी चेंजेस होता है और सुधार के कारण भी क्या होता है, चेंजेस होता है। लेकिन अरस्तु ने यहाँ पर रिवॉल्यूशन का मीनिंग जो है वह इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में जो क्रांतियाँ हुई थी उनसे नहीं लिया है। अरस्तु ने यहाँ पर क्रांति का मीनिंग जो है वह राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाले छोटे या बड़े परिवर्तनों से लिया है। और उसने कहा है कि जो राज्य में परिवर्तन होता है, संविधान में परिवर्तन होता है या शासन सत्ता में अगर कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का कारण क्या है, क्रांति है। और इन क्रांतियों को जो है वह कैसे दूर किया जाए। अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में, है ना, पॉलिटिक्स के 7 एडिशन में उसने क्रांति के इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और संविधान में चेंजेस लाने वाले कारणों पर भी उसने प्रकाश डाला है। आप सबको पता है कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है, उसके बाद में अपनी बुक लिखी है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के 7 एडिशन में उसने ये बताया है कि क्रांतियाँ जो है वह क्यों होती है, क्योंकि उस समय जो है वह यूनान में भी जो है वह क्या होते थे, नगर और राज्यों की व्यवस्था में उनके ढांचे में चेंजेस होते रहते थे और जो संविधान का स्वरूप अरस्तु ने प्रस्तुत किया है उस संविधान में भी चेंजेस होते रहते थे। तो उसने कहा कि ये छोटी बड़ी क्रांतियाँ किन कारणों से होती है उसके बारे में अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु ने बताया है कि क्रांति किस प्रकार से हो सकती है। अगर हम किसी भी राज्य में पहले से जो स्थापित सिस्टम है उसको चेंज करके अगर हम कोई दूसरा सिस्टम स्थापित करें तो वो क्रांति का कारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर डेमोक्रेसी के स्थान पर मनी सिस्टम आए तो उसके कारण क्या होगा, क्रांति होगी। कई बार ये होता है कि किसी भी शासन व्यवस्था के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना हम किसी भी एलिमेंट को जो है वह कम या ज़्यादा करते हैं तो वो भी क्रांति का कारण होता है। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी को कम या अधिक करना या मोनार्ची सिस्टम को भी जो है वह कम या अधिक करना, जैसे कि रूस में क्रांति हुई थी, है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है वह क्या था, मोनार्ची शासन था लुई 14वें के काल में। फिर बाद में ये होता है कि हम अगर है ना शासन व्यवस्था के स्ट्रक्चर को चेंजेस हम नहीं करें लेकिन उस पर जो शासन कर रहे हैं व्यक्ति उनकी संख्या में हम चेंजेस करें तो वह क्रांति को जन्म देता है। अब अरस्तु ने जो है वह क्रांति के कारणों की विवेचना जो है वह 3 रूपों में की है। फर्स्ट है सामान्य कारण, सेकंड है विशेष कारण और थर्ड है विशेष शासन व्यवस्था के कारण। अरस्तु ने ये 3 कारण बताए हैं। फर्स्ट सामान्य, सेकंड है आपका विशेष और थर्ड है विशेष शासन व्यवस्थाओं से संबंधित कारण। अब अरस्तु ने सामान्य कारण के अंदर बताया है
कि असमानता, मतलब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की असमानता का अंत करके अगर समानता की प्राप्ति की जाए, है ना, समानता की प्राप्ति जो है वह की जाए, मतलब असमानता से क्या होती है, क्रांति होती है। तो असमानता को दूर करो और समानता स्थापित करने से जो है वह क्रांति नहीं होगी। अब अरस्तु ने जो है वह इक्विलिटी के भी दो रूप बताए हैं। एक तो बताया है पूर्ण समानता और दूसरा बताया है आनुपातिक समानता, जिसको प्रोपोर्शनल इक्वलिटी भी कहते हैं, और फुल इक्वलिटी पूर्ण समानता के लिए। तो अरस्तु ने कहा समानता स्थापित की जाए, लेकिन समानता के भी उसने दो रूप बताए हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। पूर्ण समानता के अंदर अरस्तु ने बताया है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करना, वो क्या है आपका पूर्ण समानता, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। फिर बाद में है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी में यह है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, असमान के साथ असमान व्यवहार करना। और जब है ना पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता का विरोध हो, तब उससे क्रांति को जो है वह जन्म देती है। जैसे कि अगर हम किसी के साथ जो है वह शासक वर्ग के द्वारा जनता के प्रति अगर समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो जनता के द्वारा क्या होगा, विद्रोह होगा। दूसरा यह है कि अगर किसी व्यक्ति की जो है वह कैपेबिलिटी जो है वह ज़्यादा है, उसकी योग्यताएं ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन शासक वर्ग के द्वारा उसे सम्मानित नहीं किया जाता है और कम एबिलिटी वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, तो उसके कारण भी क्या होगा, क्रांति जो है वह होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा जो है वह क्रांति के लिए है, सामान्य कारण के अंदर है अन्याय। अन्याय अगर होगा तो वो भी क्या करेगा, क्रांति को जन्म देगा। क्योंकि मान लो अगर एक क्लास जितनी पाने की अधिकारी होती है और शासक वर्ग के द्वारा उसे उतना वो नहीं मिलता है, और दूसरा वर्ग के पास जो है वह एबिलिटी भी नहीं है लेकिन उससे उसको अधिक मिलता है पार्शलिटी के कारण भी, तो इससे क्या होता है, असंतोष का उदय होता है, और असंतोष क्या होता है, क्रांति को जन्म देता है। तो समानता के अंदर जो सामान्य कारण है उसके अंदर क्या आएगी, आपकी असमानता आएगी, और सेकंड आएगा आपका अन्याय। और समानता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। फिर हम लेंगे क्रांति के विशेष कारण। विशेष कारण में यह है कि जब शासक जो है वह जनता के हित में कार्य नहीं करे और केवल अपने जो है वह निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता रहे, तो उसके कारण भी जो है वह क्या होता है, क्रांति का जन्म होता है। यानी कि शासक वर्ग जो है वह जनता के हितों की परवाह किए बिना केवल धन संग्रह करता रहता है, तो उससे क्या होगी, जनता जो होगी वो शासक के विरुद्ध जो है वह विद्रोह करेगी। फिर बाद में जब समाज के कुछ लोग जो होते हैं वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, तो भी क्या होता है, क्रांति होती है। जब शासक जो है वह किसी व्यक्ति को जो है वह अनुचित रूप से उसकी योग्यता के बिना सम्मानित करता रहता है और किसी व्यक्ति को जो है वह बिना किसी कारण के अपमानित करता रहता है, तब भी क्या होगा कि क्रांति होगी, है ना। और घृणा भी जो है वह क्या होती है, क्रांति को जन्म देती है। धनिक तंत्र अगर स्थापित हो, मनी सिस्टम स्थापित हो, तो वो हमेशा क्या करेगा, खुद के स्वार्थों की पूर्ति करेगा और जो आपकी जनता है उसका क्या करेगा, तिरस्कार करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होती है, क्रांति जो है वह होती है। भय भी जो है वह क्या होती है, भय के कारण भी क्रांति का जन्म होता है। अपराधी जो है वह दंड के भय से बचने के लिए क्रांति करते हैं। सामान्य जन अपने साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध जो है वह क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। और क्रांति जो है वह किस कारण होती है, अगर जातियों की विभिन्नता होती है तो भी वो क्रांति को जन्म देती है। अगर एक ही जाति, बहुत सारी जातियां हैं तो उनमें अपने अपने हितों को लेकर जो है वह क्या होता है, संघर्ष होता रहता है। शासक वर्ग की असावधानी से भी क्रांति होती है। परस्पर जो विरोधी वर्ग है उनका जो है वह संतुलित होना भी क्रांति का कारण होता है। यानी कि दो अलग अलग वर्ग है, दोनों की शक्ति जो है वह सामान्य है, तो दोनों अपने अपने हितों को लेकर जो है वह क्या करेंगे, संघर्ष जो है वह करते रहेंगे।